हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉरसेट प्रिपरेशन विद माय नॉरसेट डायरी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस चैनल को बनाने का मेरा मेन उद्देश्य क्या है। मैं सिर्फ इस चैनल को इसलिए बनाया है क्योंकि जो बच्चे समटाइम ऐसा होता है कि पैसे की कोई प्रॉब्लम होती है या किसी और वजह से अपना कोचिंग अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो उन बच्चों के लिए मैंने ये चैनल को बनाया है। और मैं पहली बार इस तरह की वीडियो शूट कर रही हूँ या फिर वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो थोड़ी सी प्रेजेंटेशन में थोड़ी सी कमी हो सकती है, लेकिन जो मेरा मोटिव है कि मैं आपको अच्छे से पढ़ा पाऊँ, वो मैं 100% देने की कोशिश करूँगी। तो आप इस वीडियो पर एंड तक बने रहें और अच्छे से अपने प्रिपरेशन करें विद माय चैनल। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एम्स विद एम्स दिल्ली। ओके, लेट्स गेट स्टार्ट। देखो, सबसे पहले मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले आपको ये बता देती हूँ कि नॉरसेट 10 की प्रिपरेशन या फिर कोई भी नर्सिंग जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं। पहले हम सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम टॉपिक वाइज टॉपिक डेली पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखो, ये नॉरसेट 10 के लिए मैं प्रिपरेशन करा रही हूँ। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि और भी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं नर्सिंग के, ये उसके लिए नहीं है। ये सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए हैं, वीडियो और चैनल दोनों। तो देखो, सबसे पहले है हमारे जो नॉरसेट 10 का एग्ज़ाम होता है, मैं पैटर्न नॉरसेट 10 का बता रही हूँ, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न नॉरसेट 10 का बताऊँगी, लेकिन सब्जेक्ट सभी में यही आने वाले हैं। तो हमारे 2 तरीके के सब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है हमारा नर्सिंग सब्जेक्ट और दूसरा होता है हमारा नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट। तो नर्सिंग सब्जेक्ट में भी हमारा क्या होता है, एक तो होते हैं हमारे मेन सब्जेक्ट्स, है ना, मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, एक हमारे होते हैं अदर सब्जेक्ट। ऐसा नहीं है कि अदर सब्जेक्ट पर फोकस बिल्कुल नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें मेन सब्जेक्ट को ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अदर सब्जेक्ट को हम ना पढ़ें तो हमारा काम चल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन अदर सब्जेक्ट से भी आते हैं, मेन सब्जेक्ट से भी आते हैं, ठीक है। मेन सब्जेक्ट हमारे क्या हो गए, एमएसएन हो गया, ओबीजी हो गया, पीडियाट्रिक हो गया, साइकेट्रिक हो गया, फंडामेंटल नर्सिंग हो गया। ये हमारे क्या है, मेन सब्जेक्ट, जिससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। और अदर सब्जेक्ट कौन से हो गए हमारे, जैसे फार्मा हो गया, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ केयर हो गया, और न्यूट्रिशन हो गया, ये न्यूट्रिशन लिखा है, न्यूट्रिशन हो गया, रिसर्च हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया। ये हो गए हमारे अदर सब्जेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन इनसे भी आएंगे, मेन सब्जेक्ट से भी आएंगे, नॉन नर्सिंग के भी आएंगे। लेकिन नॉन नर्सिंग को हम थोड़ा, ये नहीं कि 5-6 घंटे हम दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। नॉन नर्सिंग को हम थोड़ा कम समय भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, और एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारे PYQ हैं, PYQ की फर्स्ट डे से रीडिंग करनी है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि पहले भाई हम थ्योरी कर लें उसके बाद PYQ करेंगे आराम से, तो हमारे सारे PYQ सॉल्व हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस मतलब गलतफहमी में तो बिल्कुल मत बैठना कि भाई हम एक साथ ही मास्टर बन जाएंगे PYQ के, नेवर। ये एकदम बेवकूफ़ी होगी आपकी, ठीक है। और मैं इस चैनल पे मैं खुद आपके साथ अपना 100% देना चाहती हूँ, तो मैं खुद आपके साथ इस चैनल पर जो हमारी बुक है, PR यादव है, एनक्लेक्स है, और एक और है, ये टारगेट आई है। बुक तो खैर काफ़ी सारी हैं, लेकिन इन बुक्स को मैं डेली 100 क्वेश्चन आपके साथ रीड कराऊंगी। बस मैं आपसे ये कहूँगी कि मैं वहाँ पर क्वेश्चन को केवल रीड कराऊंगी, वहाँ पर कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी कि क्वेश्चन की मैं वहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। क्योंकि मैं सब्जेक्ट को यहाँ थ्योरी के थ्रू आपको एकदम अच्छे से मतलब कवर करा दूँगी थ्योरी को, लेकिन वहाँ क्वेश्चन केवल हम रीड करेंगे। जब आप यहाँ से थ्योरी को कवर अप कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन हाँ, शुरू में आपको नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप रीड भी करेंगे तो कुछ परसेंट तो दिमाग में जाएगा ना, 80% जाए, 50% जाए, 60% जाए, कुछ परसेंट तो क्वेश्चन रीड करा, कुछ तो समझ आएगा।
तो फर्स्ट रेट से हम इस चैनल पर PYQs को भी रीड करेंगे, समझे। सेकंड हम बता देते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। नॉर्थ सेट का देखो अभी तक तो यही एग्ज़ाम पैटर्न है कि पहले होता है हमारा प्रीलिम्स और सेकंड होता है हमारा मेंस। प्रीलिम्स हमारा जो होता है वो उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 80 क्वेश्चन जो हमारे नर्सिंग के आते हैं, 20 क्वेश्चन हमारे नॉन नर्सिंग के आते हैं। अब देखिए जो बच्चे प्रीलिम्स को क्वालिफाई करते हैं वही मेंस में अपना एग्ज़ाम देते हैं। अब आप ये मत सोचिए कि भाई 80 क्वेश्चन नर्सिंग के हैं तो मैं नॉट नर्सिंग पढ़ूँ ही ना, क्योंकि भाई जब सभी बच्चे BSc नर्सिंग करके आए हैं और सभी बच्चे GNM करके आए हैं तो नर्सिंग का पार्ट तो सभी पढ़ के आए हैं। आपको कुछ एक्स्ट्रा क्या करना है, आपको कुछ एक्स्ट्रा भी तो करना है, उनसे एक्स्ट्रा करो। जब सभी बच्चे एक साथ तो सभी बच्चे पढ़ ही रहे हैं तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना चाहिए, नॉन नर्सिंग को भी अटेम्प्ट करना चाहिए थोड़ा बहुत। और क्या कहते हैं उसके लिए अपने लिए 1 या 2 घंटा निकालना चाहिए। सेकंड जो भी प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे देन वो सीधे पहुंच जाएंगे मेंस में। मेंस में जो क्वेश्चन होंगे ओनली नर्सिंग के होंगे, 160 क्वेश्चन होंगे, 40 40 40 और 40 4 पोर्शन होंगे 40 40 40 के, जिसमें कि हर पोर्शन के लिए आपको 45 मिनट मिलेंगे, टोटल 180 मिनट मिलेंगे। और इस तरह से आपका ये मैंने आपको थोड़ा सा एग्ज़ाम पैटर्न समझा दिया है। ये जो हमने थोड़ा सा हर चीज़ के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, ये सिर्फ मैंने आज दिया है। अब ये इंट्रोडक्शन मैं कल से नहीं दूँगी, सीधे टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो फिर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का एक सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम। होता तो पूरा मस्कुलो स्केलेटन सिस्टम हो, लेकिन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मस्कुलर सिस्टम। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट मसल के बारे में। मस्कुलर का मतलब मसल से रिलेटेड कुछ बात हो रही है, थोड़ा सा ना नाम से ही कुछ पता चल जाता है कि मसल्स के बारे में बात हो रही है। तो हम पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं मसल्स का, एकदम ज़ीरो से मैं आपको पढ़ाऊँगी। देखिए ये बात फर्स्ट क्लास UKG क्लास के बच्चे से भी आप पूछेंगे। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इज़ कॉल्ड सेल। जो हमारा स्ट्रक्चर और फंक्शनल मतलब जिससे हमारी पूरी बॉडी बनी है, एक तरीके से सारा स्ट्रक्चर ढांचा बना है, कार्य मतलब उससे फिर फंक्शन हो रहे हैं, तो उसका जो सबसे छोटी यूनिट इकाई क्या है वो है हमारी सेल। ठीक है। अब इन सेल को ही अगर हम जोड़ते रहें सेल को, तो ग्रुप ऑफ सेल क्या हो जाएगा हमारा टिश्यू। ठीक है। तो ग्रुप ऑफ सेल क्या होता है हमारा टिश्यू, और स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट इज क्या होती है हमारी, इज कॉल्ड सेल। ठीक है। सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड सेल। सेल जो होती है एकदम बेसिक यूनिट होती है, मतलब जो हमारा शरीर का ढांचा ये बना है एकदम, तो उसका जो सबसे पहला पोर्शन वो होता है वो है एक सेल। सेल इसी से ही सेल 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 आपस में अटैच होते रहे, टिश्यू बनता गया, समझ गए। इस तरीके से हमारा बॉडी बिल्डिंग ऑफ यूनिट, यूनिट क्या है सेल। और अगर हम इन सेल को ही ग्रुप बोल दें तो ग्रुप ऑफ सेल क्या हो गया हमारा टिश्यू। इतनी बात समझ आ गई। अब हम सेकंड चीज़ आपको बताने जा रहे हैं टाइप ऑफ टिश्यू के बारे में। जहाँ भी आपको समझ ना आए कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, मैं समय निकाल कर क्या आपका डाउट सेक्शन एक ना एक दिन रखकर आपके सारे क्वेश्चन को अपनी डायरी में नोट करके उसको क्लियर कर दूँगी। ठीक है। मैं एकदम ज़ीरो से बेसिक बात से बता रही हूँ आपको, और एकदम धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। टाइप्स ऑफ द टिश्यू। टिश्यू के कितने टाइप होते हैं, अब टिश्यू के भी टाइप होते हैं कितने, 4। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ठीक है। कितने टाइप होते हैं, 4। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। अब देखिए मैं आपको ना यहाँ पर थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन भी बताती हुई चलूँगी साथ में कि किस तरह के क्वेश्चन आए हैं पहले ना एग्ज़ाम में, तो वो भी मैं आपको बताती हुई चलूँगी। यहाँ पर जब आप PYQ लगाएंगे वो भी आपका कवर अप हो जाएगा, और मैं आपको डेली PYQ कराऊंगी ही। तो देखिए कनेक्टिव टिश्यू से एम्स दिल्ली 2018 में ये क्वेश्चन आया है
मोस्ट एविडेंट टिश्यू इन आवर बॉडी। सॉरी यहाँ पर अगर आपको थोड़ी सी वॉइस में प्रॉब्लम हुई हो तो, ठीक है। मोस्ट एविडेंट टिश्यू इन आवर बॉडी क्या है हमारा? कनेक्टिव टिश्यू। एविडेंट का मतलब क्या होता है? जिस चीज़ से मतलब ज़्यादा वो टिश्यू, वो कौन सा टिश्यू है मतलब हमारी बॉडी में जिसका ज़्यादा मतलब यूज़ हुआ है एक तरीके से। मोस्ट एविडेंट मतलब ज़्यादा यूज़ हुआ है, तो किसका हुआ है? कनेक्टिव टिश्यू का। तो ये आप ये क्वेश्चन याद रखेंगे, मोस्ट एविडेंट टिश्यू इन अवर बॉडी इज कनेक्टिव टिश्यू। समझ गए? कुछ भी ना समझ आ रहा हो तो आप बता देना। अब एक क्वेश्चन तो ये हो गया हमारा, एक क्वेश्चन तो ये हो गया हमारा, है ना। और एक क्वेश्चन हमारा क्या हो गया? मसल इज़ अ टाइप ऑफ टिश्यू। एक हमें बात पता चल गई कि जब ये टिश्यू का ही पार्ट है, मस्कुलर टिश्यू होती है, तो मसल क्या है? मसल क्या है? टाइप ऑफ टिश्यू। मसल भी किसका टाइप है? टिश्यू का। मतलब एक तरीके से ये मान लो इन्होंने ये बताया कि मसल क्या है? टिश्यू ही है। मसल क्या है? टिश्यू। मसल इज अ टाइप ऑफ टिश्यू, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू, और कौन सी टिश्यू है? कॉन्ट्रैक्टाइल। मसल किस टाइप की टिश्यू? कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब है जो कि कॉन्ट्रैक्ट करे और रिलैक्स करे, सिकुड़े और फैले, उस टाइप का टिश्यू है। मसल का काम होता है कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्सेशन करना, ठीक है। ये हमारा हो गया मसल का एक तरीके से उसका फंक्शन बता दिया कि वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट कराती है, रिलैक्स कराती है। और किस टाइप का टिश्यू है ये? कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। और मसल क्या है? टिश्यू है। एक बात समझ आएगी, मसल भी एक टिश्यू है और किस टाइप का टिश्यू है? कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। समझ गए? अब हम थोड़ा सा बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बता देते हैं। जैसे कि आपको कभी आगे कुछ लिखा है भाई, मायोलॉजी लिखा है, तो हम थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं कि मायो का मतलब वहाँ क्या है। तो मायो का मतलब क्या होता है? मसल। मायो कहीं पर भी लिखा है उसका मतलब क्या होता है? मसल। कॉन्ड्रो कहीं पर भी लिखा है उसका मतलब क्या होता है? कार्टिलेज। ऑस्टियो का मतलब क्या होता है? बोन। जैसे कि कहीं पर लिखा है ऑस्टियोब्लास्ट। ब्लास्ट का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन सेल। फॉर्मेशन का मतलब उस चीज़ को बनाना। ब्लास्ट का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या? डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? सॉरी, तोड़ना। डिस्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है? तोड़ना। ब्लास्ट का मतलब क्या होता है? तोड़ना। ब्लास्ट का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। जैसे कहीं पे लिखा है ऑस्टियोब्लास्ट यानी कि फॉर्मेशन ऑफ बोन, कहीं पे लिखा है ऑस्टियोक्लास्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन। आर्थ्रो, कहीं पर आर्थ्रो लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है? जॉइंट। जैसे कि विद एग्जांपल आर्थराइटिस, कहीं पर लिखा है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस का मतलब क्या होगा? जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन, ठीक है। आर्थ्रो, आर्थ्रो का मतलब वहाँ पर क्या हो गया? जॉइंट। तो जॉइंट का क्या हो गया? वो इन्फ्लामेशन। या फिर कहीं पर आर्टिकुलेशन भी लिखा है तो उसका मतलब भी जॉइंट से ही रिलेट होता है, ठीक है। अगर थोड़ा वीडियो क्लियर ना हो तो आप बता सकते हैं। आर्टिकुलेशन का मतलब भी क्या होता है? जॉइंट। एग्जाम्पल कहीं पर लिखा है सैक्रोइलियक आर्टिकुलेशन यानी कि सैक्रम और इलियक का जॉइंट, ठीक है। समझ गए? अब हम बात करते हैं, टुडे वी आर स्टडी मस्कुलर सिस्टम। क्या पढ़ रहे हैं हम? मस्कुलर सिस्टम। तो हम आपको बताते हैं, अगर कहीं पर लिखा है मायोलॉजी, मायो का मतलब मैंने अभी आपको पीछे बताया था, मायो का मतलब क्या होता है? मसल। और लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ मसल। और अभी ये वाली बात भी मैं आपको पीछे बता के ही आई हूँ कि मसल किस टाइप का टिश्यू है? कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू, जो कि क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। लेकिन किसी भी काम को करने के लिए हमें हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है ना। मतलब मसल, मान लिया मसल बन गई, लेकिन वो उसका काम सिकुड़ना और फैलना है, तो उसके लिए भी तो उसको एनर्जी तो चाहिए ना। तो वो एनर्जी कहाँ से आती है? एटीपी से। मसल के अंदर एनर्जी कहाँ से आती है? एटीपी से। मसल यूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। मसल प्रोड्यूस हीट। मसल क्या करते हैं? हीट भी प्रोड्यूस करती है। ये मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगी इसका कॉन्सेप्ट क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। देन हाँ, अब मैं आपको दो क्वेश्चन बता देती हूँ। क्या पूछे गए हैं? हीट रेगुलेटरी सेंटर और थर्मो रेगुलेटरी सेंटर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, जो कि हमारी बॉडी को पूरा, बॉडी की पूरी मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है।
बॉडी में कुछ भी हो रहा है, भूख लग रही है या फिर पसीना आ रहा है, कुछ भी चीज़ हो रही है, उसको एक तरीके से बॉडी का थर्मो रेगुलेटरी सेंटर का मतलब ही एक तरीके से ये हो गया कि हमारी बॉडी क्या है, मशीनरी है, और उस मशीनरी को कौन कंट्रोल कर रहा है, तो उसे कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। तो थर्मो रेगुलेट, या तो अगर पूछ लिया थर्मो रेगुलेटरी सेंटर या फिर हीट रेगुलेटरी सेंटर, तो उसका आंसर क्या होगा, हमेशा हाइपोथैलेमस। ठीक है, क्या होगा उसका आंसर, हाइपोथैलेमस। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, मास्टर्स ऑफ द मास्टर ग्लैंड, मास्टर्स ऑफ द मास्टर ग्लैंड किसको बोला जाता है? भाई जब पूरी बॉडी को ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, पूरे जो कि ब्रेन में होता है, तो मास्टर्स का भी मास्टर यही हो गया ना, हाइपोथैलेमस ही हो गया। अगर कहीं पर क्वेश्चन आ रहा है मास्टर ग्लैंड क्या है, मास्टर ग्लैंड कौन सी है बताओ आप, पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, मास्टर ग्लैंड होती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए मास्टर्स ऑफ द मास्टर ग्लैंड, तो क्या है हमारी, हाइपोथैलेमस। ऑलवेज राइट आंसर, मास्टर्स ऑफ द मास्टर ग्लैंड इज हाइपोथैलेमस। समझ गए, ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, आप रीड कर सकते हैं कि हंगर, थ्रस्ट, सेक्सुअल डिज़ायर, ये सब हाइपोथैलेमस की वजह से हमें पता चलता है। बॉडी के सारे फंक्शन को कंट्रोल करके रखता है कौन, हाइपोथैलेमस, क्योंकि ये क्या है, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर। ये हमारे पूरे बॉडी को एक तरीके से बैलेंस मेंटेन करके चलता है, पूरा बैलेंस करके चलता है। जैसे कि हमें एकदम से गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, तो ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस सिग्नल भेजता है ब्रेन से, और क्या करता है, स्वेटिंग कराता है, जिससे कि हमारी जो बॉडी है थोड़ी कूल हो जाए स्वेटिंग से। ठीक है, इस तरीके से ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करके चलता है। अब एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये तो है ही कि मसल मेंटेन पोस्चर एंड बैलेंस। मसल जो है बैलेंस, पोस्चर मतलब कि हम खड़े हो रहे हैं, पोस्चर लेटे हैं, पोस्चर क्या होता है, मतलब लेटना, खड़ा होना, चलना बैठना जो भी कर रहे हैं, और उसको बैलेंस करके मसल भी उसको मेंटेन करता है। ये नहीं कि मसल का ही काम है, लेकिन मसल भी उसमें हेल्प करता है मेंटेन करने में उसको। लेकिन बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन का काम एक्चुअल में कौन करता है, सेरिबेलम। कौन करता है, सेरिबेलम। बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है, सेरिबेलम। एक तरीके से राजा कौन है हमारे बॉडी का, ब्रेन ही है ना, करेगा सब वही, सिग्नल वो एक तरीके से ब्रेन से जो हमारी एक तरीके से नसें सारी निकली हुई हैं, पूरी बॉडी को चला रही हैं। ब्रेन क्या है हमारा, राजा है ना, ब्रेन क्या है, राजा। तो ब्रेन सारे सिस्टम को नीचे तक कंट्रोल करके रखता है, लेकिन उसके नीचे छोटे छोटे क्या बैठे हैं, ऐसे मान लो ब्रेन है हमारा राजा, ये सारे उसके तार निकल रहे हैं, और छोटे छोटे नीचे कौन बैठे हैं, कर्मचारी। ये सब कर्मचारी हैं, मसल हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया, ये सब क्या है, कर्मचारी हैं। तो ब्रेन हमारा क्या है, राजा, इसने सिग्नल दिया, सेरिबेलम जो है वो बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, सिग्नल दे रहा है, उसमें मसल भी मेंटेन कर रहा है उसको, काम तो वो उससे ही कराएगा ना, मसल से कराएगा, बोन से कराएगा, हर चीज़ से कराएगा। लेकिन मेन जो काम करता है, मेन अगर सेरिबेलम में ही इंजरी हो जाए, इसमें ही एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंट हो जाए, जैसे सेरिबेलम में इंजरी हो गई मान लिया, तो क्या होगा, आदमी लड़खड़ाने लगेगा, उसका पोस्चर मेंटेन ही नहीं होगा। क्यों, वही तो सिग्नल देता, वही तो सारे तार वायरिंग तो वहीं से आ रही है, वायरिंग ही कट गई तो ये क्या कर लेंगे, तो ये तो ऐसे हैं जैसे कि बस पड़े हुए हैं, वायरिंग आएगी तो चलेंगे, लाइट आएगी तो चलेंगे, नहीं तो ऐसे ही पड़े रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से होता है बॉडी का काम। तो बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है, सेरिबेलम, ये आपको याद रखना है। और ये हमारा सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। सेरिबेलम क्या है हमारा, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, सेरिबेलम। If cerebellum works not properly, injury in cerebellum, then balance and coordination not maintained। समझे, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे कि बाई चांस आदमी लड़खड़ाता हुआ दिखा दिया आपको इमेजेस में, इस तरह के क्वेश्चन पहले आते थे, लेकिन आने का तो देखो कभी नहीं पता होता कि कब क्या आ जाए, पैटर्न है ना, तो पता होना चाहिए पहले का भी और अब का भी। एक आदमी आपको इमेज में दिखा दिया कि वो लड़खड़ा रहा है, लड़खड़ाता हुआ दिखा दिया, तो क्या होगा, लड़खड़ाता हुआ दिखा दिया, और उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि
किस पार्ट में इंजरी हुई है, और उसने ऑप्शन दे दिया। उसमें एक ऑप्शन क्या है, सेरिबेलम भी है। तो आप किसको टिक करेंगे, सेरिबेलम को, कि भाई सेरिबेलम में इंजरी हुई है, इसीलिए वो बॉडी का पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, कोऑर्डिनेशन नहीं बना पा रहा है, इसलिए वो ऐसे करके लड़खड़ा रहा है। ठीक है, और ये हमारा, ये याद रखना है, एक सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। अब जब सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी सेरिबेलम है, तो फर्स्ट भी तो होगा कोई। तो फर्स्ट कौन सा है, सेरिब्रम। सेरिब्रम, ब्रम और बैलम। सेकंड है बैलम और फर्स्ट है ब्रम, याद रखना। ब्रम है हमारा फर्स्ट, बैलम है हमारा सेकंड। ठीक है, अब थोड़ा सा ये ऐसे ही बता दिया कि मसल काम कैसे करता है। मसल प्रोड्यूस मूवमेंट। मसल ने जैसे कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उसने मसल प्रोड्यूस मूवमेंट, मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द बोन। मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया और बुल को, सॉरी, बोन को पुल किया, बोन को धक्का मारा, तो इस तरीके से वो क्या कराता है, मूवमेंट। इस तरह से हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, मूवमेंट हो जाता है। मसल कॉन्ट्रैक्ट करके बोन को पुल किया, धक्का मारा, तो उस तरीके से हमारी बॉडी में क्या हो गया, कोई भी मूवमेंट हो गया। ठीक है, काम हो गया, हाथ हिल गया या कुछ भी हो गया, इस तरीके से चलता है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा ख़त्म हो गया है। आपको हमने थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया, टर्मिनोलॉजी समझाया, और जो जो हमारे थोड़े क्वेश्चन आए हैं वो आपको हमने क्लियर करा दिया। अब हम एम्ब्रियोलॉजी ऑफ मसल की बात करेंगे कि मसल भाई बनी कहाँ से, आई कहाँ से मसल, उसके बारे में भी तो पढ़ेंगे। तो मसल भाई हमारी कहाँ से आई है, डायरेक्ट हम नहीं बता रहे हैं मसल फॉर्मेशन का, हम पहले थोड़ा सा बेसिक बता रहे हैं। देखो देखो, सबसे पहला क्या होता है, ओवा। ठीक है, जो कि मदर से आता है, ओवरीज, मदर की ओवरीज, ये है हमारा स्पर्म। ओवा और स्पर्म फर्टिलाइज हुए, कहाँ होते हैं फर्टिलाइज, फैलोपियन ट्यूब में। ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना, कहाँ फर्टिलाइज होते हैं, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज होने के बाद क्या बन गया, जाइगोट बन गया। जाइगोट बन गया, इसका फर्दर डिवीजन हुआ टू सेल स्टेज। इस तरीके से फर्दर डिवीजन होता रहता है, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज, 64 सेल स्टेज। इसको हम क्या बोल देते हैं, मोरूला। क्या बोलते हैं, मोरूला। अब ये मोरूला ट्रांसफ़र होता है यूटराइन कैविटी में जाकर। कहाँ ट्रांसफ़र होता है, इतना काम कहाँ हो रहा था, फैलोपियन ट्यूब में। अब ये जब मोरूला बन गया तो ये कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, यूट्रस में, यूटराइन कैविटी में, वहाँ जाकर चिपक जाएगा। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट। अब हम ब्लास्टोसिस्ट को खोल कर देखते हैं, तो इसमें क्या होता है, इनर सेल मास। इनर सेल मास, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोब्लास्ट। इसी से क्या होता है, पूरा बच्चा बन जाता है, इनर सेल मास से ही पूरा बच्चा बन जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोब्लास्ट। इसके बाहर वाले सेल क्या होते हैं, ट्रोफोडर्म, ट्रोफोएक्टोडर्म, सॉरी, ट्रोफोएक्टोडर्म, बाहर वाले सेल। इसको हम थोड़ा गायनी, इस पोर्शन को मैं आपको थोड़ा गायनी में बताऊंगी। देखो, किसी भी चीज़ का कोई अंत नहीं है। अब मैं यहाँ आपको फर्टिलाइजेशन के बारे में ही सारा बताने बैठ जाऊँ तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है कि किस पार्ट फर्टिलाइजेशन एम फैलोपियन ट्यूब के भी किस पार्ट में। अब सारी स्टडी मसल में करनी तो ज़रूरी नहीं है ना, हम उतना पढ़ना चाहिए वहाँ जितनी वहाँ उस टॉपिक में ज़रूरत है। तो ये वाला पार्ट मैं आपको गायनी में क्लियर करूँगी। ठीक है, इनर मैस सेल से हमारा पूरा एम्ब्रियो बन जाता है, एम्ब्रियोब्लास्ट। और आगे बढ़ते हैं, मैं बताती हूँ आपको। थोड़ा सेट कर लेती हूँ कैमरा। मुझे लग रहा है वीडियो क्लियर नहीं आ रही है थोड़ी आपके पास। देखो, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो हम कब तक बोलते हैं, 8 वीक तक। कब तक बोलते हैं एम्ब्रियो, 8 वीक तक, ये याद रखना। आफ्टर 8 वीक, 8 वीक के बाद यानी 9 वीक से हम क्या बोलते हैं उसे, फीटस। और कब तक फीटस बोलते हैं, बर्थ तक। जब तक उस बच्चे का जन्म नहीं हो जाता उसको हम क्या बोलते हैं, फीटस, FETUS, फीटस।
ठीक है। 8 वीक तक क्या बोलेंगे हम, एम्ब्रियो, और उसके बाद हम क्या बोलेंगे 9 वीक से बर्थ तक फीटस। ठीक है। अब मैं आपको इस चीज़ को खोल के दिखाती हूँ, इनर सेल मास को। देखो बच्चों, ये आ गया हमारा इनर सेल मास। इनर सेल मास से हम पूरी क्या बना देंगे, बच्चा बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे भाई, हम कौन होते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये सारा भगवान का खेल है। तो इनर सेल मास ये हो गया हमारा एम्ब्रियोब्लास्ट। इनर सेल मास से जर्म लेयर बनती है। जर्म लेयर 3 टाइप से होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। और यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, आप ये भी ध्यान रखिए, दिमाग में रखिए कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई मसल का फॉर्मेशन किस लेयर से होता है, किस जर्म लेयर से होता है। तो हम क्या लिखेंगे, मेसोडर्म से। या फिर गोनाड्स किससे बनते हैं, मेसोडर्म से। समझ गए, इस तरह के क्वेश्चन आए हैं, पूछे जाते हैं, इस चीज़ का एकदम ध्यान रखेंगे हम। ठीक है। एक्टोडर्म से हमारा पूरा क्या, नर्वस सिस्टम, जहाँ जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ इसको डिटेल स्टडी करेंगे। यहाँ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पढ़ रहे हैं तो मसल पर ध्यान देंगे। मसल, बोन, कार्टिलेज, हार्ट, नोटोकार्ड, गोनाड्स किससे बनते हैं, मीजोडर्म से। किससे बनते हैं, मीजोडर्म से बनते हैं। ठीक है। और जो एंडोडर्म है उससे क्या बनता है हमारा, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड जीआईटी। ठीक है। ये किससे बनता है हमारा, एंडोडर्म से। तो भाई अब हम ये थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया इनर सेल मास से। अब हम सिर्फ मीजोडर्म की बात कर रहे हैं। मीजोडर्म को हम यहाँ उठा लेते हैं। मसल फॉर्मेशन यानी कि मसल को उठा लेते हैं। मसल फॉर्मेशन कैसे होता है, मसल फॉर्मेशन इन इंट्रायूटराइन लाइफ। इंट्रायूटराइन लाइफ मतलब जब बच्चा माँ के पेट में है। माँ के पेट का मतलब माँ के यूट्रस यानी कि बच्चेदानी में। तो वहाँ की हम बात कर रहे हैं इंट्रायूटराइन लाइफ की। तो मेसोडर्म लेयर, यहाँ से तो आपने समझ लिया मेसोडर्म लेयर आ गई। मेसोडर्म लेयर से क्या बनते हैं, मेसेनकाइमल सेल, सॉरी, मेसेनकाइमल सेल। मेसेनकाइमल सेल क्या होते हैं, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल होते हैं। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल, मल्टीपोटेंट का मतलब क्या होता है, मल्टीपोटेंट का मतलब होता है इनमें अभी मसल बनाने की भी क्षमता है, बोन बनाने की भी क्षमता है, कार्टिलेज बनाने की भी क्षमता है। अभी ये तीनों में से कुछ भी बना सकते हैं मेसेनकाइमल सेल। मेसेनकाइमल सेल में इतनी एबिलिटी है, ये मल्टीपोटेंट इसीलिए बोला है क्योंकि ये मल्टी मतलब कि बहुत सारे काम कर सकते हैं। मसल भी बना सकते हैं, बोन भी बना सकते हैं, कार्टिलेज भी बना सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो मेसेनकाइमल सेल, अभी आप इस पेज पे फोकस करो, उसको मैं क्लियर करूँगी बाद में ना। मेसेनकाइमल सेल, मेसेनकाइमल सेल, मेसेनकाइमल सेल ये हमारे आ गए। ठीक है। मेसेनकाइमल सेल जो होते हैं 20 डे ऑफ इंट्रायूटराइन लाइफ, 20 डेज ऑफ इंट्रायूटराइन लाइफ में मेसेनकाइमल सेल बन जाते हैं। जब 20 डेज 20वां दिन होता है इंट्रायूटराइन लाइफ का, तो वहाँ पर क्या बन जाते हैं, मेसेनकाइमल सेल। ठीक। इसका फर्दर डिवीज़न होता है और ये इलोंगेटेड शेप में हो जाते हैं सेल। पहले क्या थे, ये सर्कुलर, अब क्या हो गए, थोड़े इलोंगेटेड हो गए। इलोंगेटेड मतलब थोड़े लंबे से हो गए, इलोंगेटेड। तो इसे हम क्या बोलते हैं, मायोब्लास्ट। इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, मायोब्लास्ट। जब तक मेसेनकाइमल सेल है तब तक ये मसल भी बना सकता है, बोन भी बना सकता है, कार्टिलेजेस भी बना सकता है। लेकिन जब इसका फर्दर डिवीज़न हो गया और बेटा जी ये मायोब्लास्ट में कन्वर्ट हो गया, अब ये केवल मायोब्लास्ट क्या बनाएगा, मसल। ब्लास्ट का मतलब मैंने आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी भी बता दी थी पहले ही। ब्लास्ट का मतलब होता है फॉर्मेशन, मायो का मतलब होता है मसल, फॉर्मेशन ऑफ मसल। अब ये मायोब्लास्ट केवल और केवल मसल का फॉर्मेशन करेगा। केवल किसका करेगा, मसल का फॉर्मेशन करेगा। समझ गए इतनी बात।
यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई डाउट, कोई भी डाउट हो, देखिए ये कोई लाइव क्लास नहीं है, लाइव सेशन नहीं है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं और सीधे कमेंट करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं संडे टू संडे एक जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उनका अलग वीडियो आपसे शेयर करूँगी, हर एक बच्चे का जो भी डाउट होगा, ठीक है भाई। और मायोब्लास्ट, अब मायोब्लास्ट ये हो गए हमारे इलोंगेटेड सेल। इलोंगेटेड सेल से क्या हो गई, या फ्यूज़ हो गए, एंड टू एंड फ्यूज़, मतलब इसका एंड इससे जुड़ गया, इसका एंड इससे जुड़ गया, एंड टू एंड फ्यूज़ हो गए, एंड टू एंड फ्यूज़ हो गए। कौन से डे पर? आफ्टर 5 डे ऑफ मायोब्लास्ट, मतलब जब मसल का फॉर्मेशन हुआ उससे 5 दिन बाद से, 5 दिन बाद से क्या हो गया, ये फॉर्मेशन यहाँ से मसल का स्टार्ट हुआ है ना। तो ये आपस में फ्यूज़ हो गए। कब फ्यूज़ होंगे? 5 डेज आफ्टर मायोब्लास्ट, मायोब्लास्ट के 5 डे के बाद एंड टू एंड फ्यूज़न हो गया। ये चिपक गए, चिपकने के बाद ये एक तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में बदल गए। ये कब हुआ? 9 वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ, 9 वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ पर ये से हम क्या बोला? मायोट्यूब बोला। मायोट्यूब के बाद सीधे क्या हो गया? मायोफिब्रिल्स में कन्वर्ट हो गया। ये कब हुआ? 5 मंथ ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ, मायोफिब्राइल्स में कन्वर्ट हो गया। मायोफिब्राइल्स का मतलब क्या हुआ? इसमें प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस भी है इसमें, ठीक है। उसको हम कहते हैं मायोफिब्राइल्स। ये कब होता है? 5 मंथ ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ। अब इसके बाद क्या हो गया? हमारा पूरा का पूरा मैच्योर मसल बन गया। क्या बन गया भाई? पूरा का पूरा मैच्योर मसल। कब बना? 9 मंथ पे बना। 9 मंथ पर बच्चा पूरा का पूरा मैच्योर मसल लेकर पैदा होगा, जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस भी होंगी, स्ट्रेशंस भी होंगे। स्ट्रेशंस जो होते हैं वो कुछ मसल्स में होते हैं, कुछ में नहीं होते। वो मैं अभी आगे आपको क्लासिफिकेशन बताऊंगी मसल का, तो उसमें समझा दूंगी, ठीक है। स्ट्राइशंस प्रेजेंट भी होते हैं, किस मसल में नहीं भी होते हैं, वो मैं थोड़ा अभी आपको बताऊंगी नेक्स्ट पेज पर। तो ये हमारी क्या हो गई? मैच्योर मसल। यहाँ तक समझ आया? देखो थोड़ा सा बता देती हूँ। ये हमने यहाँ पढ़ा था ना, मीजोडर्म, इनर सेल मास, इनर सेल मास, इनर सेल मास से क्या हुआ? जर्म लेयर बना, जर्म लेयर से क्या हुआ? मीजो 3 डर्म बनी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। मीजोडर्म से मसल बना, मसल बनता है मीजोडर्म से। अब हमने मसल का ही फॉर्मेशन को इंट्रायूटेराइन लाइफ में खोल के दिखाया, तो मीजोडर्म आ गए यहाँ। मीजोडर्म, मीजोडर्म से मीजनकाइमल सेल। मीजनकाइमल सेल हमारा मल्टीपोटेंट होता है, जो कि अभी कुछ भी बना सकता है, मसल भी बना सकता है, बोन भी बना सकता है, कार्टिलेज भी बना सकता है। मीजनकाइमल सेल से जो है फर्दर डिवीज़न होगा। मीजनकाइमल सेल सर्कुलर मोशन में है अभी, इनका फर्दर डिवीज़न हुआ, इलोंगेटेड शेप में आ गए। क्या बन गया? मायोब्लास्ट, मसल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। यहाँ तक कुछ भी बना सकता है मीजनकाइमल सेल, लेकिन इसके बाद मायोब्लास्ट बन गया। अब मायोब्लास्ट केवल और केवल मसल का फॉर्मेशन करेगा, अदरवाइज ना बोन का ना कार्टिलेज का। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए एकदम से अच्छे से, ठीक है बेटा। उसके बाद एंड टू एंड फ्यूज़न हो गया। कब हो गया? 5 डेज आफ्टर मायोब्लास्ट, मायोब्लास्ट के 5 दिन बाद। इसके बाद मायोट्यूब बना, ट्यूब बन गया। ट्यूब ये कब बना? 9 वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ। मायोट्यूब के बाद क्या हुआ भाई? प्रोटीन सिंथेसिस भी हुआ। किसी के लिए भी भाई कुछ भी चीज़ है उसके लिए एनर्जी चाहिए, प्रोटीन चाहिए, सब चीज़ चाहिए, तो प्रोटीन सिंथेसिस होगी तभी तो काम करेगी, ठीक है। इसको हमने नाम दिया मायोफिब्रिल्स। 5 मंथ पर बन जाता है ये, 5 मंथ ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ। अब हमारा बन गया भाई मैच्योर मसल। कब? 9 मंथ पर मैच्योर मसल बन गया। मैच्योर मसल जिसमें कि वो स्ट्राइशंस भी हैं, प्रोटीन सिंथेसिस भी हो गया, सब तरीके से ये हो गया हमारा टोटल मसल का फॉर्मेशन। समझ गए आप सभी? बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से पढ़िए। मैं अपना 100% दे रही हूँ। देखो क्वालिटी में हो सकता है कि भाई थोड़ा सा मेरी क्वालिटी ख़राब है कैमरे की, क्योंकि मेरे पास देखो भाई आईफोन तो है नहीं। मैं आपको अभी बताऊँ कि मेरे पास सिंपल फ़ोन है, उसी से मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ। तो आप भी अच्छे से, आप बस अच्छे से पढ़ो, इतना तो आपको दिख रहा है ना। आईफोन से क्या ही मतलब है, इतना तो दिख रहा है ना आपको, समझ समझ आना चाहिए और दिख जाना चाहिए, और क्या, आईफोन से क्या।
कोई वो थोड़ी ना आईफोन से हमें भाई वो मिल जाएगा कुछ, ठीक है। जो भी बच्चे कोचिंग नहीं ले पाते हैं, अपना आराम से क्वालिटी पे बिल्कुल मत जाइए। क्वालिटी इन द सेंस कि भाई डायरी टेढ़ी क्यों है, ऐसी क्वालिटी में मतलब अपने नोट्स की क्वालिटी की बात नहीं कर रही, वो तो 100% इज़ टू गुड, बट मैं क्वालिटी बात कर रही हूँ कि थोड़ा सा डायरी टेढ़ी हो रही है या डायरी ऐसी हो रही है ना, उस वाली क्वालिटी की बात कर रही हूँ। या कैमरा थोड़ा सा हमारा भाई थोड़ा सस्ता कैमरा है, तो उससे हम वीडियो, कैमरा तो है नहीं सॉरी फ़ोन है, तो उससे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप अपना प्यार हमें दीजिए। चलिए बात खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मसल पर। क्लासिफिकेशन ऑफ मसल 3 टाइप के होते हैं, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल। हाँ, उससे पहले सॉरी एक बात मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बता दूँ, 9 मंथ पर ही हमारी मैच्योर मसल बनती है। फॉर एग्जांपल देखो, कुछ कुछ बच्चे 7 मंथ पर हो जाते हैं, कुछ 7 मंथ पर हो जाते हैं ना, कुछ और बच्चे तो क्राई भी इतना अफोर्ड नहीं कर पाते क्राई को भी, या फिर वो सक्लिंग, उनका जो सक्लिंग नेचर होता है, जो दूध को पीते हैं अपने मदर को, वो भी इतना क्या होता है, इतना अच्छा नहीं हो पाता है ना, स्ट्रांग नहीं हो पाता अच्छे से, मतलब स्ट्रांग नहीं हो पाता। वो क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि भाई उनकी मसल इतनी स्ट्रांग नहीं हुई है। मैच्योर मसल कब बनती है? 9 मंथ पर। उनका बर्थ कब हो गया? 7 मंथ पर। तो मैच्योर मसल बनी ही नहीं। ये सब इंट्रायूट्राइन लाइफ की तो बात थी। तो इसी वजह से उनका थोड़ा कैसे होते हैं बेचारे, लीन से पड़े रहते हैं। लीन का मतलब थोड़े थके हुए, जान नहीं होना शरीर में, इस तरीके से, है ना। उनको फिर सपोर्ट दिया जाता है हर तरीके से। कभी कभी सांस लेने में भी उनके फेफड़े भी इतना वर्क नहीं कर पाते, वेंटिलेटर सपोर्ट दिया जाता है। इस तरीके से उन्हें सपोर्ट दे के बच्चों को रखा जाता है, ठीक है। ये आप यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए। अब क्लासिफिकेशन और मसल जो होती हैं, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल, 3 टाइप की मसल होती हैं। पहला होता है हमारा इनवॉल्यूंटरी मसल, जो स्मूथ मसल है। इनवॉल्यूंटरी मतलब जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। कार्डियक मसल भाई हमारा दिल है, दिल में अगर कोई मसल है, धड़क मतलब हमारा दिल धड़क रहा है ना, मसल वर्क कर रही है, तो इनवॉल्यूंटरी मसल है भाई। उसमें आप अपनी मर्जी, ज़्यादा तेज़ धड़क रहा है तो क्या आप अपनी मर्जी से मसल से बोल के कह सकते हो कि भाई रुक जा, धीरे चल? नहीं ना। इनवॉल्यूंटरी, इनवॉल्यूंटरी का मतलब भी क्या हो गया, सॉरी, हमारे कंट्रोल में ना होना, उसको हम कहते हैं इनवॉल्यूंटरी मसल। और स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल हमारी वॉल्यूंटरी होती है, जो कि हमारे कंट्रोल में होती है। अभी मैं थोड़ा एग्जांपल दूंगी नीचे, तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन सी स्केलेटल मसल है, कौन मतलब सॉरी कहाँ पर स्केलेटल मसल है, कहाँ पर स्मूथ मसल है और कहाँ पर कार्डियक मसल है। स्मूथ मसल जो होती हैं उसमें, स्मूथ मसल में स्ट्राइशंस प्रेजेंट नहीं होते, और जो कार्डियक मसल होती है उसमें स्ट्राइशंस प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं। और स्केलेटल मसल में भी मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं, मल्टीपल स्ट्राइशंस होते हैं। और इसमें एक चीज़ और होती है, इंट्रास्केलेटल डिस्क। ये ये इसमें और होती है इंटरकैलेटेड डिस्क। ये स्केलेटल मसल का एक एडवांस फीचर है, ठीक है। इसका मैं इमेज आपके साथ शेयर करूँगी आफ्टर वीडियो। वीडियो के बाद मैं एक इमेज डाल दूँगी, ऐड कर दूँगी इसी वीडियो में। आप वहाँ से अच्छे से ज़ूम करके मैं अच्छे से आपको दिखाऊँगी कि मैं आपको इसमें क्या बताना चाह रही थी। एक बार इंसान डायग्राम देख लेता है तो थ्योरी एक बार भूल जाता है, लेकिन डायग्राम इंसान के दिमाग से, किसी के भी दिमाग से नहीं निकलता। तो वो मैं इसके लिए कि किसमें स्ट्राइशंस प्रेजेंट है, किसमें नहीं है, किसमें मल्टीपल न्यूक्लियस हैं, किसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये सब आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारी 3 टाइप का मसल। क्लासिफिकेशन ऑफ मसल ऑन द बेसिस, ये है यही, बस इसका एग्जाम्पल सेट करने के लिए इस तरीके से डिवाइड कर दिया है, यही एग्जाम्पल देने के लिए, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्राइशंस, यानी कि जिसमें स्ट्रेशंस प्रेजेंट होते हैं और किसी में स्ट्रेशंस नहीं प्रेजेंट होते हैं, तो उन्हें कहते हैं, जिसमें नहीं प्रेजेंट होते हैं नॉन स्ट्रेटेड मसल, जिनमें प्रेजेंट होते हैं स्ट्रेटेड मसल। स्ट्रेटेड मसल कौन सी होती है हमारी, बताओ? स्केलेटल मसल में है स्ट्रेशंस है, और कार्डियक मसल में भी स्ट्रेशंस है। तो स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल
ये क्या हो गए हमारे स्ट्रेटेड मसल हो गए, सॉरी स्ट्रेटेड मसल हो गए। और स्मूथ मसल, इसमें स्ट्रेशंस नहीं है, तो ये हमारी कौन सी हो गई, नॉन स्ट्रेटेड मसल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्राइशन, कि स्ट्राइशन प्रेजेंट है या फिर स्ट्राइशन प्रेजेंट नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल की हमारी इच्छा पावर है उसको कंट्रोल करने की या नहीं है। तो पहला है वॉल्यूंटरी और दूसरा है इनवॉल्यूंटरी। वॉल्यूंटरी मतलब कि हमारी इच्छा है, इच्छा का मतलब हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, इच्छा नहीं है का मतलब नहीं है, पर हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि स्केलेटल मसल। और इनवॉल्यूंटरी जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो है हमारी कार्डियक और स्मूथ। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन हार्ट, बोन और विसरल ऑर्गन। सॉरी मेरा बेटा उठ गया है तो उसके थोड़े रोने की आवाज़ आ सकती है। हार्ट, बोन और विसरल ऑर्गन। हार्ट में कार्डियक मसल होती है, बोन में स्केलेटल मसल होती है, विसरल ऑर्गन में स्मूथ। विसरल ऑर्गन जैसे कि हमारे ये होते हैं ब्लैडर वगैरह है ना, उसमें होती है हमारी स्मूथ मसल प्रेजेंट होती है। वीडियो हमारी लेक्चर भी एंड हो गया और मेरा बेटा भी उठ गया है, सॉरी। उसकी इस समय तो बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ आ रही होगी, उसके लिए सॉरी। मैं वीडियो को तुरंत एंड करती हूँ। आज का टॉपिक भी हमारा फिनिश हो गया है, कल मैं न्यू लेक्चर आपके साथ अटेंड करूँगी। ठीक है, थैंक यू। और आप चैनल पर बने रहिए और आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपके पास सबसे पहले आए और डेली आप इस वीडियो को लेक्चर यहाँ से अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर नॉट सेट 10। बाय, टेक केयर।